एक कंटिन्यूअस बैंड नहीं है, वो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करोगे, धीरे धीरे क्या है, वो पूरा परफ्यूम फैल जाएगा, है ना, डिफ्यूज हो जाएगा। बत्ती जलाते हैं तो वो जो टिप है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उससे जितने भी पार्टिकल्स है ना इंसेंस स्टिक के, वो बहुत जल्दी पूरे रूम में फैल जाते हैं। जिस टेम्परेचर में एक लिक्विड को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर में ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं। इसी की वजह से जिस दिन बहुत ज्यादा हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों के अंदर का जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, अ साइंस टीचर फ्रॉम इकोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि है क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपने पहले भी कुछ क्लासेस में पढ़ा होगा, पर इस क्लास में क्लास 9 में ये जो चैप्टर है ये आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तो पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो आपके आसपास हर वो चीज जिसका एक मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जिसको जगह चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है, तो हर वो चीज क्या है, मैटर है। आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूं, आपके आसपास लगभग हर एक चीज क्या है, मैटर है। पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये कुछ मटेरियल से बना है और उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्लियर है? तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट साइंटिस्ट कॉल्ड मैटर। तो मैटर का नेचर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि ब्रिक जोड़ जोड़ के बिल्डिंग बनती है ना, ईंट जोड़ जोड़ के, वैसे ही ये पार्टिकल्स जोड़ जोड़ के क्या बनाते हैं, मैटर को बनाते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या है, एटम्स। ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मैटर को फॉर्म करते हैं वो क्या है, एटम्स है। क्लियर है? मैटर इज पर्टिकुलेट एंड नॉट कंटिन्यूअस। मैटर जो है ना वो कोई कंटिन्यूअस बैंड नहीं है, ठीक है, कोई एक कंटिन्यूअस बैंड नहीं है, वो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मैटर इज पर्टिकुलेट, यही पार्टिकल्स मैटर को बनाते हैं। जैसे कि सॉल्ट या शुगर dissolves in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water। तो जब भी हम लोग पानी में नमक मिलाते हैं, ठीक है, ये पानी है, इसका अपना मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, ठीक है, पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे। जैसे ही इसमें हमने सॉल्ट मिलाया तो सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिल जाएंगे। मतलब कि ये जो जगह है वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, सॉल्ट के पार्टिकल्स ये जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे और पूरा जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, क्योंकि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो स्पेसेस के बीच में अपनी जगह बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। अब ये जो पार्टिकल्स है जो मैटर को बनाते हैं वो कितने स्मॉल है, तो इतने स्मॉल है कि आप नेकेड आई से इन पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो एविडेंस क्या है, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, showing that one crystal contains millions of particles। तो बस एक छोटा सा क्रिस्टल लिया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट का, उसको पानी में डाल दिया जाता है तो पूरा पानी रंगीन हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि एक पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, जो पूरा का पूरा जो वाटर है उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये जो पार्टिकल्स है जो मैटर को बनाते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, नाउ सॉलिड में ये स्पेस बहुत ही कम होता है, लिक्विड में ये स्पेस क्या है, ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये जो पार्टिकल्स है ना इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। नाउ एग्जाम्पल क्या है, व्हेन सब्सटेंसेस लाइक salt, sugar or Dettol are dissolved in water, the volume of water does not significantly increase। यानी कि volume of water मतलब let's say आपने एक ग्लास में पानी लिया है, ठीक है, तो पानी एक वॉल्यूम होगा ना, उसका एक जगह ऑक्यूपाई करेगा वाटर, है ना, तो पानी क्या है, उसका एक वॉल्यूम होगा। जब आप उसमें सॉल्ट और शुगर डालोगे
तब अगर आप उसका वॉल्यूम वापस से मेजर करोगे डिसॉल्व करने के बाद, पानी में सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करने के बाद जब आप उसका वॉल्यूम वापस से देखोगे तब कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो सॉल्ट और शुगर का तो कोई वॉल्यूम था, है ना, पानी का भी वॉल्यूम था, सॉल्ट और शुगर का भी वॉल्यूम था, पर दोनों को मिक्स किया तो उसका क्यों, मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो सॉल्ट और शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना उसके बीच में अपनी जगह बना लेते हैं, जो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होता। वॉल्यूम क्या है? स्पेस ही तो है। तो जो खाली स्पेस थी वहां पे सल्यूट पार्टिकल्स फिट हो गए, इसलिए ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हुई। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं क्योंकि इन पार्टिकल्स में होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किन चीजों में होती है? ऐसी सभी चीजों में काइनेटिक एनर्जी होती है जो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी एंड आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या है, मूव करने लग जाएंगे। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो बहुत ज्यादा रैपिडली मूव करने लग जाएंगे। तो एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। एग्जाम्पल क्या है? स्मेल ऑफ अ लिट इंसेंस स्टिक स्प्रेड्स थ्रू द रूम क्विकली, ink honey dropping into water slowly spreads, फिर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट dissolves faster in hot water than in cold water, demonstrating that diffusion increases with temperature। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि जब अगरबत्ती जलाते हैं तो वो जो टिप है उसका टेम्परेचर हाई होता है, तो उससे जितने भी पार्टिकल्स है ना इंसेंस स्टिक के वो बहुत जल्दी पूरे रूम में फैल जाते हैं, धुआं धुआं हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है? इंक और हनी ड्रूपिंग इन वाटर स्लोली स्प्रेड्स, अगर आप हॉट वाटर में इंक या हनी डालोगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि हॉट वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो इंक या हनी के जो ड्रॉप्स है वो रैपिडली मूव करेंगे, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी और वो पूरे मीडियम में फैल जाएंगे, पूरे वाटर में वो फैल जाएंगे। सिमिलरली कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट हॉट वाटर में जल्दी डिसॉल्व होता है। कोई भी चीज ना गर्म पानी में जल्दी डिसॉल्व होती है, ठंडे पानी में धीरे डिसॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ना, तो उसके पार्टिकल्स रैपिडली मूव कर रहे हैं। जब हम लोग कोई और चीज को उस गर्म पानी में डालेंगे तो उस चीज के भी जो पार्टिकल्स होंगे ना उनकी भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो रैपिडली मूव करेंगे। रैपिडली मूव करेंगे तो जल्दी घुलेंगे, जल्दी डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। अब एक और नया टर्म है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? जब भी कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी कि पूरा फैल जाता है इक्वलाइज करने के लिए, कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि अगर आप एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे करोगे, धीरे धीरे क्या है वो पूरा परफ्यूम फैल जाएगा, है ना, डिफ्यूज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? परफ्यूम अपने हायर कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है? अपने लोअर कंसंट्रेशन पे। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि कुछ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, तो पार्टिकल्स जो है ना, ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लिक्विड्स के केस में भी होता है पर सॉलिड से कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैसेस के केस में क्या है? ना के बराबर होता है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते, वो खाली फैलते रहते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा गैप होती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स वैरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर यानी कि स्टेट टू स्टेट क्या है, ये वैरी करता है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, गैसेस में सबसे कम होता है। ऑन द अदर हैंड अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखेंगे तो सॉलिड के केस में सबसे कम होता है, गैसेस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। फिर एग्जाम्पल क्या है? It is hardest to break an iron nail but easier to break a piece of chalk.
क्यों? क्योंकि आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेराज चॉक के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आप चॉक को इजीली ब्रेक कर सकते हो पर आयरन नेल को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो। एंड easiest टू स्ट्रेच अ रबर बैंड शोइंग द डिफरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रबर बैंड के भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। Now, it is difficult to cut the surface of water with your fingers because the particles of water are held together by this force. तो अगर आप अपनी उंगली से वाटर को कट करना चाहोगे या उंगली क्या नाइफ से ही वाटर को कट करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज वाटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को पूरा क्लोजली मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर को। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। ठीक है, मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 1 बाय 1 हम लोग को सबकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो सॉलिड का एक डेफिनाइट शेप होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, यानी कि वो एक फिक्स्ड जगह ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा, तो उसका वॉल्यूम जो है ना वो फिक्स्ड होता है, शेप भी उसका फिक्स्ड होता है। लिक्विड का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। अगर आप लिक्विड को किसी भी कंटेनर में डालोगे वो उसी का शेप ले लेगा, पर लिक्विड का डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, यानी कि लिक्विड भी एक फिक्स्ड जगह ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। ठीक है, नाउ गैस क्या है? नो डेफिनाइट शेप। गैस का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता एंड कोई डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता। कैसे? वॉल्यूम क्यों नहीं डेफिनाइट होता? अगर आप गैस को इतने से कंटेनर में स्टोर करोगे तो भी गैस पूरी जगह ले लेगा। अगर आप गैस को इतने बड़े, उसी अमाउंट ऑफ गैस को अगर आप इतने बड़े कंटेनर में भी स्टोर करोगे तो भी वो अपने मॉलिक्यूल्स को यानी कि पार्टिकल्स को फैला करके उतनी ही जगह ले लेगा। लेट्स से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक छोटा कंटेनर है, इसमें गैस के 5 मॉलिक्यूल्स है, मतलब 5 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अच्छा 6 7 8। ठीक है, 8 पार्टिकल्स है। अब थोड़ा सा बड़ा कंटेनर आपने ले लिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही फैल जाएंगे ताकि वो पूरा कंटेनर क्या है? ऑक्यूपाई कर ले। तो 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो ये ऐसे लगभग पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, चाहे आप इसको किसी भी कंटेनर में रखो। तो गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है कि ये इतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? रिजिडिटी। तो सॉलिड सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं, टफ होते हैं और फ्लो नहीं करते, वेराज जो लिक्विड्स है, ठीक है, लिक्विड क्या है? एक तरह का फ्लूइड है। गैस क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब कि जो इजीली फ्लो कर सकता है। तो लिक्विड कैन फ्लो और यहाँ पे गैसेस ऑल्सो कैन फ्लो वेरी इजीली। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है? सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ठीक है, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड्स में थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी होती है, सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, गैसेस से कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो थोड़ा बहुत आप प्रेशर, जैसे अगर आपने एक वाटर बलून लिया है तो थोड़ा बहुत प्रेशर आप वाटर बलून पे लगा सकते हो, पर अगर ज्यादा लगाओगे तो बलून क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या है? गैसेस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। यही अगर आपने एक तरफ वाटर का बलून लिया है, एक तरफ आपने एयर का बलून लिया है, तो आप ज्यादा किसको प्रेस कर सकते हो? एयर के बलून को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। अब इंटर पार्टिकल फोर्स, तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, वो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड्स में भी अच्छा होता है पर लेस देन सॉलिड, सॉलिड से कम होगा। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सॉलिड से कम होगा और गैसेस में एकदम ना के बराबर होगा। और फिर काइनेटिक एनर्जी क्या है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करते और सॉलिड के पार्टिकल्स एक ही जगह पे फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, लिक्विड्स में क्या है? सॉलिड से ज्यादा होगी और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, जिसके वजह से मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा पाएंगे, पार्टिकल्स दूर दूर फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, अब डेंसिटी, तो इसकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब कि क्या? मॉलिक्यूल्स कितने क्लोजली पैक्ड है या कितने लूजली पैक्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के बाल घने हैं, ठीक है, मतलब इतने से जगह पे बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स है तो घने बाल है, पर अगर उतनी ही जगह पे 4 ठो बाल है तो क्या है? घने बाल नहीं है, कम डेंसिटी है बालों की। ठीक है,
तो सॉलिड्स के केस में क्या है, पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड है, यानी कि कम जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो ये ज्यादा डेंस होते हैं, सबसे ज्यादा डेंस होते हैं। लिक्विड्स के केस में डेंसिटी थोड़ी कम होती है सॉलिड से, ठीक है, और गैस की जो डेंसिटी है वो सबसे लोएस्ट होती है। फिर डिफ्यूजन क्या है, जो सॉलिड्स है वो बहुत ही धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं, और जो लिक्विड है वो सॉलिड से ज्यादा तेज डिफ्यूज करते हैं, यानी कि फैलते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। और गैसेस में डिफ्यूजन बहुत ही फटाफट होता है। अब कुछ एक्सेप्शंस पे ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले क्या है, रबर बैंड चेंजेस शेप ऑन स्ट्रेचिंग बट रीगेन्स व्हेन द फोर्स इज रिमूव। तो रबर बैंड एक सॉलिड है पर उसको तो हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा है, ठीक है, वो वैसे ही मटेरियल से बना है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है सॉलिड्स के केस में। फिर शुगर या सॉल्ट, द शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल्स रिमेन फिक्स्ड। जो सॉल्ट है, अगर एकदम छोटा क्रिस्टल आप देखोगे तो उसका शेप इंटैक्ट रहता है, पर फिर भी जो सॉल्ट है वो फ्लो कर सकता है ना, मतलब अगर आप ऐसे करके सॉल्ट को ऐसे गिराओगे तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे क्या है, इवन इफ द बल्क मटेरियल इज पुट इन डिफरेंट कंटेनर्स, मतलब कि इसका जो शेप है, सॉल्ट का जो शेप है, ओवरऑल अगर आप बहुत सारा सॉल्ट लेकर के आओगे और उसको क्या है कंटेनर में रखोगे, तो किसी भी कंटेनर में रखोगे तो वो उसी का शेप ले लेगा, पर अगर इंडिविजुअल सॉल्ट का जो क्रिस्टल अगर आप उसका शेप देखते हो तो वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है। फिर स्पॉन्ज क्या है, इट इज अ सॉलिड, स्पॉन्ज एक सॉलिड है बट उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे क्या है, एयर स्पेसेस है, तो एयर इज कंप्रेसिबल, गैस इज कंप्रेसिबल ना, हमने पहले क्या पढ़ा था कि गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है। तो स्पॉन्ज को हम लोग कैसे कंप्रेस कर पाते, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी एयर है, मतलब कि होल्स है जिनमें एयर है, तो एयर को तो हम लोग कंप्रेस कर ही सकते हैं, इसीलिए स्पॉन्ज को भी ओवरऑल कंप्रेस कर सकते हैं। अब गैस, कुछ एग्जांपल्स एंड एप्लीकेशंस इसके क्या है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जिसकी वजह से हम लोग गैस को क्या है, लिक्विफाई भी कर सकते हैं, यानी कि उसको लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग। फिर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, यानी कि जो कार वगैरह ये सब जो व्हीकल्स है उसमें सीएनजी यूज होता है, ठीक है। फिर क्या है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड हिट द वॉल्स। तो गैस जो होता है ना, उसके जो पार्टिकल्स है वो कंटेनर में क्या है, कंटेनर के वॉल से बार बार भिड़ते रहते हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, ठीक है। अब कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यस मैटर कैन डेफिनेटली चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आइस का एग्जाम्पल लेते हैं, परफेक्ट है। आइस को जब भी हम लोग थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट मिलता है तो आइस क्या है, मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, फिर वाटर को अगर आप और गर्म करोगे तो फिर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट चेंज हो रहा है ना, पहले सॉलिड से लिक्विड एंड फिर लिक्विड से क्या हो जाएगा, वो गैस हो जाएगा। तो द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तब स्टेट भी मैटर का चेंज हो जाएगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी डन बाय चेंजिंग द प्रेशर, तो दो चीज चेंज करके हम लोग मैटर के स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड दूसरा क्या है, चेंजिंग द प्रेशर। सबसे पहले टेम्परेचर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, हीटिंग अ सॉलिड, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब भी हम लोग किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो मूव करने लग जाते हैं, दूर जाने लग जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। द पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विगरसली, इवेंचुअली पार्टिकल्स ओवरकम, यानी कि ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और अब वो मूव करने लग जाते हैं, एंड मूव इनटू फिक्स्ड पोजीशन एंड द सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। और जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसने सभी पार्टिकल्स को होल्ड करके रखा था, सॉलिड के शेप को मेंटेन करके रखा था, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाता है तब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स। हर एक सॉलिड का अपना अपना एक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, जो किसके बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है। तो आइस इस टेम्परेचर में क्या है? मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब भी आइस वाटर में चेंज हो रहा है, ठीक है, आइस मेल्ट होकर के वाटर में चेंज होता है, तो आइस हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है बस अपना फेज चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट होकर के वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं बन जाता, तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तब फिर ये हीट एनर्जी जो है ये कहाँ जा रही है? जो हम लोग आइस को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो वाटर में मेल्ट हो जाए, तो ये हीट एनर्जी कहाँ जा रही है? इस हीट एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो बस आइस के स्टेट को चेंज करने में काम आ रही है, ठीक है। आइस का स्टेट चेंज हो जा रहा है, आइस क्या बन जा रहा है? वाटर बन जा रहा है, पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड into a liquid at its melting point, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बस स्टेट चेंज होगा, सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि एक तरफ क्या है? आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक तरफ क्या है? वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा तो उसने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी ना, खाली स्टेट बदलने में, टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, बस आइस जब वाटर में मेल्ट हुआ होगा उसने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की होगी। तो ये जो वाटर है इसमें क्या है? एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है ना। तो ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? ज्यादा एनर्जी वाटर के पास होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने लेटेंट हीट, आइस ने लेटेंट हीट अब्सॉर्ब की है ना, और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब ये जो वाटर है इसमें ये अब्सॉर्ब लेटेंट हीट है, ठीक है। तो लेटेंट हीट बस जो स्टेट है उसको चेंज करने में काम आती है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? The temperature at which a liquid starts boiling to become a gas at atmospheric pressure। तो boiling point किसको बोलते हैं? जिस टेम्परेचर में एक लिक्विड को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो वो लिक्विड क्या? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर में ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। तो जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के उनमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो वेपराइज हो जाते हैं। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि 373 केल्विन के बराबर है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस। सेम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ही तरह है, बस इसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। उसमें क्या था? सॉलिड से लिक्विड में, इसमें लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, जो हीट एनर्जी यूज हो रही है वो बस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है, टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर। जैसे स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज मोर एनर्जी दैट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सेम ये वाला जो एग्जाम्पल था, एक तरफ क्या है? स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, और एक तरफ क्या है? बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ज्यादा हीट एनर्जी किसमें होगी? स्टीम में होगी। क्यों? क्योंकि वाटर ने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करी है स्टीम में बदलने के लिए, पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, ठीक है। टेम्परेचर दोनों का सेम है, पर स्टिल
स्टीम में ज्यादा हीट एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि वाटर ये लेटेंट हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके ही स्टीम में कन्वर्ट हुआ है, तो स्टीम में क्या है? एडिशनल हीट है, ठीक है, जो वाटर ने अब्सॉर्ब की थी तब जाके वो स्टीम बना। क्लियर है ना? अब सब्लिमेशन क्या है? द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी कि यहाँ पे जो कन्वर्जन है ये सीधा सॉलिड से गैस में होता है, यानी कि जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है, वो सीधा क्या है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, तो ये सब्लिमेशन शो करते हैं। अब ये तो था टेम्परेचर में चेंज करने से क्या क्या चेंजेस होते हैं स्टेट में। अब क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर को जब हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे तो स्टेट में क्या चेंज होगा? तो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन अ गैस डिक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। पहले अगर गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ठीक है, तो जब भी हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे ना, प्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो क्या है? और पास आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? ऐसे ही गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है जिससे वो लिक्विफाई हो जाते हैं। अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, मतलब उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में काम आता है। कन्वर्टिंग गैसियस ऑक्सीजन टू लिक्विड ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रहा है? गैसियस ऑक्सीजन को हम लोग बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर लो रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड ऑक्सीजन में चेंज हो जा रहा है। फिर सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा जो गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाया जाता है, तब जाके इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर to 1 atm without coming into liquid state. This is why it is called dry ice. तो जब भी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाया जाता है तब वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप प्रेशर घटाओगे तो ये वापस से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वापस से लिक्विड कार्बन गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट, ठीक है। नाउ इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स क्या है? जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? सॉलिड टू गैस, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जब वापस से गैस टू सॉलिड होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, ठीक है। नाउ फिर क्या है? सॉलिड टू लिक्विड, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। फिर लिक्विड टू सॉलिड को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन यानी कि फ्रीजिंग। जब भी मैटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। ये होता है मेल्टिंग का उल्टा, ठीक है। फिर गैस टू लिक्विड, जब भी गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि अगर बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर फिर वो क्या हो रहा है? हीट करने पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है ना, भाप निकल रही है। अगर आप उसके ऊपर, उस कंटेनर के ऊपर एक ठंडी प्लेट रख दोगे तो फिर वो जो भाप है ना वो वापस से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप एक कंटेनर में वाटर बॉईल कर रहे हो तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब उसी कंटेनर के ऊपर आप एक ठंडी प्लेट रख दोगे तो वो जो स्टीम है ना वो ठंडी प्लेट के कॉन्टैक्ट में आते ही वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टीम से वापस वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, गैस से वापस लिक्विड बन रहा है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज इवापोरेशन? अब इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में क्या फर्क है? बॉइलिंग किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग होगा वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, जबकि इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। तो द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, इसमें भी लिक्विड से वेपर में ही चेंज होता है मैटर, पर ये किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। जैसे कि अगर जब भी घर में पोछा लगता है तो जरूरी थोड़ी है कि एकदम कड़ी धूप लगेगी तो ही वो फर्श जो है वो सूखेगा, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ टाइम बाद अगर हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि वो सूखा मिलेगा, तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉइलिंग नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन, कि वो जो वाटर है वो इवापोरेट हो गया है। इट इज अ सरफेस फेनोमेनन। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। यानी कि जो थिन फिल्म ऑफ वाटर है, ये फर्श था, इसके ऊपर लेट से थोड़ा सा पानी गिर गया, ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट
पार्टिकल्स होंगे ना एकदम टॉप लेयर में जो होंगे, सबसे पहले क्या है, ये इवापोरेट होंगे, मतलब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके वेपराइज हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर वाली लेयर होगी, फिर धीरे धीरे उसके नीचे वाली लेयर। जब ये वाली लेयर खत्म हो जाएगी, मतलब वेपराइज हो जाएगी, तो इसके नीचे दूसरी लेयर आ जाएगी, वो टॉप लेयर अब बन गई है। अब वो टॉप लेयर फिर धीरे धीरे वापस से वेपराइज हो जाएगी। तो ऐसे ये होता है, ठीक है ना। अब फैक्टर्स जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया पे वो लिक्विड फैला रहेगा उतना ही जल्दी इवापोरेट होगा। लेट्स से एक जगह आपने पानी गिरा दिया है, ठीक है, और एक जगह पानी गिरा करके उसको अच्छे से पोंछ दिया है, मतलब फैला दिया है, तो जल्दी इवापोरेट कौन सा सरफेस होगा, जिसमें आपने पानी अच्छे से फैला दिया था, और जिसमें आपने नहीं फैलाया वो उतने जल्दी इवापोरेट नहीं होगा। तो जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, इवापोरेशन भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। फिर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर पे इवापोरेशन जल्दी होता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे इवापोरेशन हो सकता है, पर जल्दी कब होगा, जल्दी तभी होगा जब टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। मोर पार्टिकल्स गेन एनफ काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और वो जल्दी वेपराइज होंगे, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, लोअर ह्यूमिडिटी मीन्स द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। तो अब एक ह्यूमिड डे है जिस दिन एयर में ऑलरेडी बहुत वाटर वेपर है, ठीक है, एक बहुत ही चिपचिपा सा दिन है, ह्यूमिड डे है, ठीक है, उसमें एयर में ऑलरेडी बहुत वाटर वेपर है, तो उस दिन क्या होगा ना, आपको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, पसीना सूखेगा ही नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा पसीना सूखने में, जिसकी वजह से चिपचिप होगी, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर में ऑलरेडी बहुत वाटर वेपर है, तो वो और वाटर वेपर यानी कि स्वेट का जो वाटर है वो वेपराइज होगा, एयर में ही जाएगा, तो वो और वाटर वेपर कैसे होल्ड करे, जब एयर में पहले ही इतना वाटर वेपर है, तो वो और हमारे जो स्वेट से जो वाटर वेपर उसको मिलेगा, तो वो कैसे वो होल्ड करेगा, ठीक है। तो जब भी ह्यूमिड कंडीशंस होते हैं तब इवापोरेशन स्लो हो जाता है, और ड्राई वेदर में इवापोरेशन बहुत फटाफट होता है, क्योंकि एयर में जगह है वाटर वेपर को होल्ड करने की। जब ड्राई वेदर होता है तो एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर की कमी है, तो जल्दी जल्दी वाटर वेपर अब्सॉर्ब करेगा, तो पसीना भी जल्दी सूखेगा। क्लियर है। अब इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इन द सराउंडिंग्स। लेट्स से एक एरिया में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, मतलब उस एरिया में जो एयर है उसमें बहुत ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर वहां पे हवा चलेगी ना, तो वहां से ये जो वाटर वेपर होगा कहीं और चला जाएगा, और ये वाली जो हवा है इसमें वाटर वेपर की कमी होगी, है ना। तो जितनी ज्यादा हवा चलेगी इवापोरेशन उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वाटर वेपर किसी एक जगह पे फिक्स नहीं रह रहा है, फिर जो भी एक्स्ट्रा वाटर वेपर है वो किसी और जगह पे फैल जाएगा, तो इस जगह पे जो एयर है वो और वाटर वेपर होल्ड कर पाएगी। तो इसी की वजह से जिस दिन बहुत ज्यादा हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों के अंदर का जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए विंडी डे पे कपड़े जल्दी सूखते हैं। अब हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, तो इवापोरेशन से इतनी ठंडक क्यों मिलती है, मतलब लेट से पसीना सूखता है तो इतनी ठंडक क्यों मिलती है। वापस से लेटेंट हीट में आपको समझना पड़ेगा पूरा। जो लेटेंट हीट है इस केस में क्या है, जब भी जो वाटर है इस सरफेस से वाटर जब भी गैस में बदलेगा तो वाटर को हीट अब्सॉर्ब करनी होगी, बस अपना स्टेट चेंज करने के लिए, विदाउट अ राइज इन टेम्परेचर। वाटर को हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो जो वाटर है किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो वाटर वो हीट एनर्जी कहां से अब्सॉर्ब करेगा, हमारे सरफेस से, हमारे बॉडी से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो अगर हमारे बॉडी से हीट एनर्जी चली जा रही है, ठीक है, वाटर ले जा रहा है अपने साथ, ठीक है, तो तब हमें क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट महसूस होगा। क्यों, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले रहा है और गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। इट इज लीविंग आवर बॉडी एंड एट द सेम टाइम वो हमारे बॉडी से एक्सेस हीट लेकर के जा रहा है, इसलिए इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है। In an open vessel, liquid keeps on evaporating. The particles of the liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the phase change. This absorption of heat energy from the surrounding make the surrounding cold. Now, तो जब भी वाटर
इवापोरेट होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको लगेगी लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट कहां से अब्सॉर्ब करेगा? अपने सराउंडिंग से अब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग बाय इवापोरेशन। तो जब भी हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं, ठीक है, ऑन योर पाम, मतलब अगर पाम में नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी उड़ जाता है, एंड उसके वजह से थोड़ा ठंडा लगता है हाथ में। क्यों? क्योंकि जब वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे हाथ से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, तब जाकर के वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नाउ द लिक्विड इवापोरेट्स अब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम योर पाम मेकिंग इट फील कूल। ठीक है, तो यहाँ पे नेल रिमूवर क्या कर रहा है? आप ही के हाथ से वो लिक्विड हीट एनर्जी जो है वो उसको अब्सॉर्ब कर रहा है, तब जाके वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट, जिसको हम लोग मटका बोलते हैं, इट बिकम्स कूल बिकॉज द वाटर पार्टिकल्स सीप थ्रू द पोरस सरफेस, इवापोरेट एंड अब्सॉर्ब द लेटेंट हीट फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर। तो जो मटके में रखा हुआ पानी जो होता है वो ठंडा क्यों होता है? क्योंकि मटका जो होता है ना वो थोड़ा पोरस होता है। ठीक है, तो जो इसके अंदर का पानी है ना, कुछ कुछ पानी क्या हो जाएगा, यहां से पास होगा। इतना भी पानी नहीं कि पूरा पानी ही निकल जाए, पर हल्का हल्का पानी क्या है, बाहर की तरफ पास होगा और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा थोड़ा सा पानी। तो जब वो पानी वेपराइज होगा तब वो अपने साथ क्या है, इस पानी से जितनी भी लेटेंट हीट है उसको अब्सॉर्ब करके फिर वेपराइज होगा। क्योंकि ये जो पानी है ये गैस में कब कन्वर्ट होगा? जब इसको लेटेंट हीट मिलेगी। तो ये लेटेंट हीट कहां से अब्सॉर्ब करेगा? इस पानी से, जो अंदर जो बचा हुआ पानी है इससे लेटेंट हीट अब्सॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो पानी है, ठीक है, जो बाहर का जो हल्का सा पानी है जो सीप करके बाहर गया है, तो ये तो गैस में कन्वर्ट होके चला जाएगा और साथ ही साथ ये इस पानी से थोड़ा बहुत हीट एनर्जी ले भी जाएगा, जिसकी वजह से ये पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अर्दन पॉट में रखा हुआ जो वाटर है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। We wear cotton clothes in summer because cotton is a good absorber of sweat. Sweat evaporates, absorbing heat from the body, thus cooling us. तो हम लोग गर्मी में कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि कॉटन जितना भी है ना स्वेट अब्सॉर्ब कर लेता है बॉडी से। अब ये जो स्वेट होता है ये एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो जब भी स्वेट इवापोरेट होता है तो वो हीट कहां से अब्सॉर्ब करता है? हमारी बॉडी से, है ना। और इसीलिए हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। इसीलिए समर के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर किया जाता है। अब स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन अ हॉट रूफ कूल्स द सरफेस ड्यू टू द लार्ज लेटेंट हीट और वेपराइजेशन ऑफ वाटर। बहुत लोग गर्मियों के टाइम पे क्या करते हैं ना, छत के ऊपर जाते हैं और पानी पूरा बिखेर देते हैं, है ना, पानी गिरा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तब इसको लगेगी लेटेंट हीट, और ये लेटेंट हीट कहां से अब्सॉर्ब करेगा? छत से अब्सॉर्ब करेगा, जिसके वजह से छत उतनी गर्म नहीं होगी और नीचे क्या है, छत के नीचे वाला जो भी कमरा होगा उसमें ठंडी हवा आएगी, गर्म हवा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब मेथड भी लोग यूज करते हैं ताकि समर के टाइम पे ज्यादा गर्मी ना लगे। तो यही था, ठीक है, इवापोरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स थे ये। अब लास्ट में एक छोटा सा ये जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखते हैं। केल्विन में अगर कोई भी टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में, ठीक है, अगर कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो आपस में कन्वर्जन कैसे किया जाता है? लेट्स से अगर आपको कोई भी टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है तो आप उसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करोगे? अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो ये है वो फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि 30 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा? डिग्री सेल्सियस की जगह तो 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 273 आप इसमें ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो गया? कुल मिलाकर के 303 और ये बन जाएगा केल्विन। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 करना होगा। अगर इसका उल्टा करना है, ठीक है, केल्विन को वापस डिग्री सेल्सियस में करना है तो आपको पता ही है उल्टा करना होगा, प्लस 273 की जगह क्या करोगे? माइनस 273 करोगे। तो जब 303 से वापस माइनस 273 करोगे तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला में लगा करके आप केल्विन से टेम्परेचर को सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हो और सेल्सियस से केल्विन में भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की।
सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।